हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सिलेक्टिव प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, नैनार संत किसके उपासक थे। नैनार संत पूछ रहा है कि किसके उपासक थे। तो नैनार जो संत थे वो भगवान शिव के उपासक थे, जबकि एक और संत था अलवार। क्या नाम था? अलवार। जो अलवार जो संत था भैया, यह भगवान विष्णु का उपासक था। भक्ति धर्म आगे चल के दो भाग में बट गया, एक को अलवार कहा गया और दूसरा को नैनार कहा गया। जो यही नैनार जो संत था वो भगवान शिव का उपासक हुआ करता था। यही नैनार संत भगवान शिव का उपासक था, जबकि अलवार संत जो था वो भगवान विष्णु का उपासक था। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि अलवार संतों की संख्या कितना था। तो भैया अलवार संतों की संख्या टोटल 62 था। कितना था? 62 था। जबकि नैनार संतों की संख्या अगर पूछे टोटल कितना था, तो नैनार संतों की संख्या 63 था। कितना था? नैनार संतों की संख्या भैया आपको याद रखना है कि 63 था। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होता है? तो भैया परमाणु के जो नाभिक होता है, नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जबकि ये परमाणु का नाभिक हो गया, तो इसमें जो होता है क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन उपस्थित होता है इस नाभिक में। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका चारों ओर ऐसे ऐसे करके चक्कर करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है। सार्क का अस्थायी सचिवालय आपसे पूछ रहा है कि यह कहाँ पर स्थित है। तो सार्क का जो अस्थायी सचिवालय है वो कहाँ पर है? काठमांडू में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्क को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो सार्क को हिंदी में दक्षेस कहते हैं। कई बार एग्जाम में आया है। सार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं। ये बात याद रखना है। अगर सार्क का स्थापना की बात किया जाए कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985। कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को सार्क का स्थापना हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। अच्छा, सार्क में कौन कौन सा देश शामिल है आपको याद रखना है। ट्रिक स्पिन बम्ब। क्या याद रखना है? स्पिन बम्ब, BAMB, स्पिन बम्ब। S से याद रखना है श्रीलंका, आप लोग लिख लीजिए। P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल, B से बांग्लादेश, A से अफगानिस्तान, M से मालदीव, B से भूटान। तो यह जो 8 देश है भैया किस में शामिल है? सार्क में शामिल देश है। ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो शिवाजी का जो उत्तराधिकारी था वो था संभाजी महाराज। कौन था? संभाजी महाराज था। यही शिवाजी महाराज के पुत्र थे। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो आपका डीएलएड में आएगा नहीं। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि अभी संभाजी के नाम पर कौन सा नगर का नाम बदल कर रखा गया है। दोस्तों, अभी संभाजी का जो अभी एक स्टेशन था औरंगाबाद का अभी नाम चेंज कर करके क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। ये बात आपको याद रखना है। संभाजी महाराज, और इसकी हत्या कौन किया था? औरंगजेब ने किया था। कौन किया था? औरंगजेब ने संभाजी महाराज की हत्या किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किस वर्ष किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो अवैध घोषित किया था 1829 में किया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था, किसकी सहायता से किया था। तो आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय। किसकी सहायता से? राजा राम मोहन राय, इसकी सहायता से सती प्रथा का अंत किया था। राजा राम मोहन राय का एक भाई था जिसका क्या नाम था? जगमोहन राय। इनकी पत्नी को जिंदा जला दिया गया था।
तो इन्हीं का विरोध में राजा राम मोहन राय को लगा कि ये सब बात गलत है। तब इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता लेकर 1829 ईस्वी में सती प्रथा को क्या कर दिया, बैन कर दिया। ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, राजा राम मोहन राय का जन्म पूछेगा कब हुआ था, तो 1773 ईस्वी में। कब हुआ था, 1773 ईस्वी में बंगाल के राधानगर में। कहाँ हुआ था, बंगाल के राधानगर में इसका जन्म हुआ था। ये बात आपको याद रखना है, बंगाल के राधानगर में इसका जन्म हुआ था। और राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना किया। किसका स्थापना किया था, ब्रह्म समाज का स्थापना पूछेगा कौन किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। अच्छा, आर्य समाज का स्थापना बता दो आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था, तो भैया आर्य समाज का जो स्थापना हुआ था 1875 में। कौन किया था, स्वामी दयानंद ने किया था। कौन किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती पूछेगा कहाँ किया था, तो मुंबई में किया था। और इसका बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम है। इन्होंने एक नारा दिया था, कौन दिया था, वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद सरस्वती का कौन सा नारा है, वेदों की ओर लौटो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो रोलेट एक्ट को जो पारित किया गया था 1919 ईस्वी में किया गया था। और रोलेट एक्ट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं, काला कानून कहते हैं। या इसी को हम लोग बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून भी कहते हैं, रोलेट एक्ट को। ठीक है, यह 1919 में पास हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। और रोलेट एक्ट के तहत क्या होता था, किसी भी भारतीयों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था शक के आधार पर। क्या किया जाता था, शक के आधार पर किसी भी भारतीयों को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन था, वो था बहलोल लोदी अर्थात बकलोल लोदी। कौन था, बहलोल लोदी था, बहलोल लोदी था लोदी वंश के संस्थापक। ठीक है, और लोदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पूछे कि सबसे शक्तिशाली शासक बताओ, तो सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो कौन था, इब्राहिम लोदी था। कौन था, इब्राहिम लोदी था। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और सिकंदर लोदी से याद रखना है कि इन्होंने आगरा शहर को बसाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि आगरा शहर को कौन बसाया था, तो आगरा शहर को बसाने वाला शासक कौन था, सिकंदर लोदी था। और इसी लोदी वंश के कार्यकाल में समय में मुगल बादशाह बाबर ने क्या किया था, लोदी वंश पर आक्रमण करके मुगल वंश का नींव डाला था। यानी जब मुगल आया था तो उस समय पूछेगा कि भारत में कौन सा वंश चल रहा था, तो उस समय मुगल के आने के समय भारत में लोदी वंश चल रहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, पिन का पूर्ण रूप क्या होता है, पिन का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो पिन का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। क्या होता है, पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है पिन का फुल फॉर्म। अच्छा, और सिम का बताओ आप, सिम का क्या होता है, सिम का होता है सब्सक्राइबर। क्या होता है, सब्सक्राइबर, हिंदी में लिख देते हैं, सब्सक्राइबर मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉडल, आइडेंटिटी IDENTITY आइडेंटिटी मॉडल, ये सिम का फुल फॉर्म होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो सुमात्रा द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, इंडोनेशिया में है। कहाँ है, इंडोनेशिया में है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछे, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन पूछेगा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप बताओ, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है, मेडागास्कर। कौन सा है, मेडागास्कर। मेडागास्कर जो द्वीप है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, अच्छा, प्रशांत महासागर का चौराहा पूछेगा किस द्वीप को कहा जाता है, प्रशांत महासागर का चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा, महासागर का चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा हम लोग किसको कहते हैं,
तो प्रशांत महासागर का चौराहा हम लोग हवाई द्वीप को कहते हैं। किसको कहते हैं? हवाई द्वीप को हम लोग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अग्नि द्वीप के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो अग्नि द्वीप भैया हम लोग आइसलैंड द्वीप को कहते हैं, अग्नि द्वीप। तो अग्नि द्वीप हम लोग किसको कहते हैं? आइसलैंड द्वीप को कहते हैं। किसको कहते हैं? आइसलैंड द्वीप को हम लोग अग्नि द्वीप के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। भारत में नई उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में नई उदार औद्योगिक नीति जो शुरू हुआ था वो हुआ था 1991 में। कब हुआ था? 1991 में। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी के तहत भारत सरकार ने LPG व्यवस्था अपनाया था। L से लिबरलाइजेशन, P से प्राइवेटाइजेशन, G से ग्लोबलाइजेशन, अर्थात वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण यह व्यवस्था कब अपनाया गया था? 1999 में अपनाया गया था। इसी को हम लोग औद्योगिक नीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? यानी सूर्य का प्रकाश पूछ रहा है कि पृथ्वी तक पहुंचने में इसको कितना समय लगता है? ये लगता है 8.3 मिनट। यानी कि अगर सेकेंड में अगर पूछे तो कितना लगता है? तो टोटल 500 सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? 500 सेकेंड लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में। मिनट में पूछे तो कितना हो जाएगा? 8.3 मिनट, लगभग 8 मिनट के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, हाइडेस्पिच का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? तो हाइडेस्पिच का जो युद्ध है वो दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? सिकंदर और महाराज पोरस के बीच में लड़ा गया था। महाराज पोरस पंजाब का शासक था। जब सिकंदर ने आक्रमण किया था भारत पर, उस समय पंजाब का शासक कौन था? पोरस था। ये दोनों के बीच में एक हाइडेस्पिच का युद्ध हुआ था। और इसी हाइडेस्पिच का युद्ध को हम लोग क्या कहते हैं? वितस्ता का युद्ध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वितस्ता का युद्ध कहते हैं। क्योंकि हाइडेस्पिच का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था। और ऋग्वेद में झेलम नदी को हम लोग क्या कहते हैं? वितस्ता कहते हैं। ऋग्वेद में झेलम नदी को वितस्ता कहते हैं। इसलिए इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध या हाइडेस्पिच का युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह युद्ध सिकंदर और महाराज पोरस के बीच में हुआ था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में। कब? 305 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है? प्रथम विश्व युद्ध की जो समय सीमा है 1914 से 1918 तक चला। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इसमें पूछे कितना देश भाग लिया था? 4 में 1 घटा 2 3 हो जाएगा। 8 में 1 घटा 2 37, टोटल 37 देश भाग लिया था। कितना लिया था? 37 देश भाग लिया था। ठीक। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से लेकर के 1945 तक चला था। कब तक चला था? और इसमें पूछेगा टोटल कितना देश भाग लिया था? 9 में 3 घटा 2 कितना हो जाएगा? 9 में 3 घटाएंगे तो होगा 6 हो जाएगा। 5 में 4 घटा 2 1 हो जाएगा। 6 पर 1 कितना हो जाएगा? 61 देश। तो द्वितीय विश्व युद्ध में कितना देश भाग लिया था? तो 61 देश भाग लिया था। ये बात आपको याद रखना है। प्रथम विश्व युद्ध का क्या कारण था? प्रथम विश्व युद्ध का कारण था क्या कारण था? आप लोग ये बात कमेंट में बता दो। और द्वितीय विश्व युद्ध का भी क्या कारण था? दोनों क्वेश्चन का कमेंट में आप लोग कर दो, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? काबुई जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो भैया काबुई जो जनजाति है ये आपका पाया जाता है मणिपुर में। कहाँ पाया जाता है? मणिपुर में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, जबकि अगर बात किया जाए कि नागालैंड में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो अंगामी जनजाति पूछेगा कहाँ पाया जाता है, तो अंगामी जनजाति नागालैंड में पाया जाता है। फिर आओ जनजाति भी पूछेगा कहाँ पाया जाता है, यहीं पाया जाता है। अच्छा, मिजोरम तमिलनाडु का बता दो। तमिलनाडु का इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु में कौन सा जनजाति पाया जाता है? तो तमिलनाडु में पाया जाता है टोडा जनजाति। कौन सा पाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। टोडा जनजाति पूछेगा कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी के पहाड़ी पर। कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी के पहाड़ी पर पाया जाता है। नीलगिरी के पहाड़ी पर पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था?
सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो डेट है 12 मार्च 1930 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। अच्छा, इस समय पूछेगा कि भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन। कौन था, लॉर्ड इरविन जो था भारत का वायसराय था, ये बात आपको याद रखना है। लॉर्ड इरविन भारत का क्या था, वायसराय था, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष किया था। तो मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन का जो मांग किया था 1940 में। कब किया था, 1940 में किया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1940। ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग का स्थापना पूछेगा कब हुआ था, तो 1906 ईस्वी में। कब हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था।